आज आप लोगों को बताऊंगा कि इजराइल के अंदर बैंकिंग सिस्टम कैसे काम करते हैं, किस तरीके से पेमेंट किया जाता है, बैंक से कैसे आपको पैसा उठाना है, करेंसी कैसे एक्सचेंज कर सकते हो, कैसे इजराइल से इंडिया पैसा भेज सकते हो, आपका अकाउंट में चेक डिपॉजिट कैसे करते हैं, एक बैंक से दूसरा बैंक में आपको पैसा भेजना है कैसे वो करना है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए मैं सीधे इजराइल से आ गया हूँ एक और नया ब्लॉग लेके। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग एकदम मस्त हो, मैं भी अच्छा हूँ। तो दोस्तों आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करूँगा। आज आप लोगों को बताऊँगा कि इजराइल के अंदर बैंकिंग सिस्टम कैसे काम करते हैं और डिफरेंट पेमेंट मेथड्स किस तरीके से पेमेंट किया जाता है, ये सारी चीज़ें आज आप लोगों को बताऊँगा। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मेरा एक्सपीरियंस के थ्रू मैं सीखा जाना, ये सारी चीज़ें आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इजराइल के बैंक के बारे में। इजराइल के जो सेंट्रल बैंक है वो है बैंक ऑफ इजराइल, जो कि बाकी और भी जो बैंक से उसको मेंटेन करते हैं। जैसे इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया, उसी तरीके से इजराइल का जो सेंट्रल बैंक है वो है बैंक ऑफ इजराइल। सबसे पहले बताते हैं आप लोगों को कुछ मेजर बैंक्स और जो पॉपुलर बैंक्स है इजराइल के अंदर, वो बैंक ऑफ हैपोअलिम, ल्यूमी बैंक, डिस्काउंट बैंक और फर्स्ट इंटरनेशनल बैंक ऑफ इजराइल, और भी बहुत सारे बैंक है। मैं लिस्ट दे दूंगा यहाँ पे, आप लोग देख लीजिएगा। दोस्तों अगर आप एक स्टूडेंट हो, वर्कर हो, अगर आपको यहाँ पे 2-4 साल रहना है तो जाहिर से बात है आपको एक बैंक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए मैं बता देता हूँ। सबसे पहले जो चीज़ चाहिए वो है आपका पासपोर्ट चाहिए। दूसरा जो चीज़ चाहिए वो है आपका वीसा चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट वीसा, अगर वर्कर हो तो वर्क वीसा, आपको वीसा चाहिए। तीसरा जो चीज़ चाहिए आपको, आप इजराइल में जहाँ पे रहते हो वो एड्रेस प्रूफ, रेसिडेंशियल प्रूफ देना पड़ेगा। और पैन कार्ड का नंबर यानी TIN नंबर, ये लोग TIN नंबर बोलते हैं, टिन नंबर, तो आप लोग पैन कार्ड नंबर दे दीजिए। यहाँ पे दोस्तों अगर आप बैंक जाना चाहते हो किसी काम के लिए या किसी भी सर्विस के लिए तो आपको पहले से अपॉइंटमेंट बुक करके जाना पड़ता है। नॉर्मली बैंक के ऐप होते हैं मोबाइल में, आप मोबाइल ऐप से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। डिफरेंट बैंक का डिफरेंट हेल्पलाइन नंबर होता है, तो उस नंबर पे आप लोग कॉल करके एडवांस अपॉइंटमेंट बुक करके तब आप लोग जाइए, तो आपका सर्विस जो है बहुत जल्दी आप लोगों को मिल जाएगा। वरना आप लोग जा सकते हो, मिलेगा, उधर जाके भी आप लोग अपॉइंटमेंट ले सकते हो, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि आपको ज़्यादा वेट करना पड़ेगा दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं कि इजराइल में कौन सा डिफरेंट टाइप्स का अकाउंट्स खुलते हैं। तो यहाँ पे मोटी तौर पे 3 टाइप्स का अकाउंट खुलता है। एक तो है करेंट अकाउंट्स, दूसरा है सेविंग्स अकाउंट, और तीसरा जो है कपल्स के लिए और बिजनेस पार्टनर्स के लिए वो एक जॉइंट अकाउंट होता है। तो बाकी डिफरेंट टाइप का भी होता है, लेकिन मेनली ये 3 टाइप्स का होता है। जो स्टूडेंट्स लोग आते हैं, मोस्टली वर्कर्स लोग हैं, सबको जो है करेंट अकाउंट्स ये लोग देते हैं, और करेंट अकाउंट्स पे कोई इंटरेस्ट नहीं होते। जैसे हम लोगों का जो अकाउंट है, जो भी अकाउंट में बैलेंस होता है उस पर हम लोग को कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। ये तो करेंट अकाउंट में होता ही है। बाकी होता है सेविंग्स अकाउंट। सेविंग्स अकाउंट जो हम लोग को नहीं मिलता है, लेकिन सेविंग्स अकाउंट में यहाँ पे इंटरेस्ट होते हैं। तो दोस्तों ये हो गया बैंकिंग और बैंक अकाउंट ओपन करने के बारे में। अब बताते हैं कि पेमेंट्स कैसे करना है आप लोगों को। सबसे पहले देखिए, जो छोटा मोटा मार्केट से, जो ओपन मार्केट से, जैसे मान लीजिए जो नॉर्मली आप लोगों को दिखाता हूँ, जो सूख, जो ओपन मार्केट से, उधर जाके कोई कार्ड नहीं चलता वहाँ पे दोस्तों, तो उधर जाके आप लोगों को कैश ही देना पड़ेगा। लेकिन ज़्यादातर जगह दोस्तों कार्ड से ही पेमेंट हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए रेस्टोरेंट्स में अगर आप खाने के लिए जाते हो, शॉपिंग मॉल में आप खरीदने के लिए जाते हो, या जो बड़ा शॉप से, जो परमानेंट शॉप से, वो शॉप्स अगर आप जाओगे तो आपका कार्ड से ही पेमेंट हो जाएगा। बस और ट्रेन का जो कार्ड है, रफ कप कार्ड, वो अगर आप लोगों को रिचार्ज करवाना है तो आप लोग कार्ड से पेमेंट कर सकते हो। मैं पेमेंट करके आप लोगों को दिखाया, अगर आप लोग वो ब्लॉग नहीं देखा तो आप लोग जाके देख सकते हो। या आपका बस का और ट्रेन का टिकट खरीदना है तो उधर जाके भी आप लोग कार्ड से पेमेंट कर सकते हो। एक चीज़ और बता देता हूँ दोस्तों, जब फर्स्ट टाइम आप लोग एयरपोर्ट से आओगे यानी इजराइल आओगे तो आपके पास कुछ कैश रख लीजिए। एयरपोर्ट के बाहर आप लोग जब टैक्सी लोगे तो वो टैक्सी ड्राइवर्स आप लोगों से कैश में ही पेमेंट लेगा। ज़्यादातर टाइम वो लोग सेकेल ही मांगेगा,
लेकिन कभी कभी क्या होता है, वो लोग डॉलर भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन वो बहुत रेयर इवेंट है। तो इसीलिए बेहतर होगा कि आप लोग जब डॉलर लेके आ रहे हो तो एयरपोर्ट में बहुत सारे एक्सचेंज के लिए जगह है, आप लोग वहाँ पे डॉलर दे दीजिए और कुछ सेकल्स ले लीजिए। अगर आप लोग एयरपोर्ट के अंदर से टैक्सी बुक करके लेते हो तब उधर काउंटर से नॉर्मली, तो वो काउंटर से जब आप लोग टैक्सी बुक करोगे तो उधर आप लोग कार्ड से पेमेंट कर सकते हो। एक चीज़ क्या है, जब आप लोग ये कार्ड्स यूज़ करोगे तो बहुत ही केयरफुली आप लोगों को यूज़ करना है, क्योंकि जैसे इंडिया में नॉर्मली क्या होता है, जब आप लोग कार्ड यूज़ करते हो, एटीएम कार्ड या क्रेडिट कार्ड, तो आपको पिन नंबर देना पड़ता है। आप कार्ड दिया, उसके साथ पिन नंबर भी आपको डालना पड़ता है। लेकिन इजराइल के अंदर मैंने ये चीज़ नोटिस किया कि वो जो चिप वाला कार्ड है ज़्यादातर है ये कॉन्टैक्ट वाला है। मतलब आप लोग ऐसे जाके मशीन के ऊपर कॉन्टैक्ट कीजिए तो ऑटोमेटिकली पैसा कट लेते हैं। तो इसमें एक एडवांटेज क्या है, बार बार आपको पासवर्ड देने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसका एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है। वो क्या है कि मान लीजिए किसी तरीके से आपका कार्ड खो गया, तो उसमें क्या, किसी और को अगर वो कार्ड मिल गया ना, तो वो आपका कार्ड लेके मन चाहे शॉपिंग कर सकता है। तो ये बहुत डेंजरस है, इसलिए बहुत संभाल के कार्ड रखना है। अगर मान लीजिए किसी टाइम पे अगर आपका कार्ड खो जाता है तो इमीडिएटली आप लोग बैंक फ़ोन कीजिए और बोलिए मेरा कार्ड डीएक्टिवेट कर दीजिए, तो वो लोग इमीडिएटली उसको डीएक्टिवेट कर देते हैं। ये तो हो गया दोस्तों कैश पेमेंट्स और कार्ड के थ्रू पेमेंट्स के बारे में। इजराइल के अंदर डिजिटल वॉलेट्स जो है वो भी है, लेकिन बहुत कॉमन नहीं है। ज़्यादातर जो कॉमन है वो कार्ड के थ्रू और कैश के थ्रू है। बहुत सारे डिजिटल पेमेंट्स या डिजिटल वॉलेट्स है दोस्तों। एक तो गूगल पे हो गया, एक पेपैल हो गया, एक एप्पल पे हो गया, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये तीनों जो है बहुत कॉमन है दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं कि ऑनलाइन बैंकिंग कैसे यूज़ करना है। मान लीजिए एक बैंक से दूसरा बैंक में आपको पैसा भेजना है, कैसे वो करना है। नॉर्मली इजराइल के जो बैंक है उनका जो वेबसाइट से ऑनलाइन बैंकिंग का, वो 2 लैंग्वेजेस में है। एक तो हिब्रू में है, एक इंग्लिश में है। जो इंग्लिश में है, जो बैंक नाम .com से होता है, वो आप लोग खुल सकते हो। आप लोग कह सकते हो एक वो लाइट वर्जन है, तो उसमें आप ओपन कीजिए, आप लोग देख सकते हो कि आपका कितना कितना ट्रांजैक्शन हो रहे, वो देख सकते हो देखने के लिए। लेकिन उसमें आप लोग मनी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो या ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हो। उसके लिए आपका जो हिब्रू वेबसाइट वाला है उसी को ओपन करना है। तो उसमें ओपन करने के बाद गूगल ट्रांसलेट आप लोग यूज़ कीजिए, उसमें आप लोग देख लीजिए कि क्या क्या दिखा रहे हैं। अदरवाइज़ वो सारे हिब्रू में होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो बेहतर होगा आप लोग गूगल ट्रांसलेट यूज़ कीजिए, वहीं पे आप लोगों को पता चल जाएगा। एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा या सेकल्स ट्रांसफ़र करने के लिए आपको 3 चीज़ें चाहिए। एक तो नाम चाहिए बैंक अकाउंट होल्डर का, दूसरा चाहिए बैंक का कोड। मतलब हर एक बैंक का कोड होता है। जैसे मान लीजिए मेरा बैंक है बैंक हैपोलिम में, तो उसका 2 डिजिट का एक कोड होगा। बैंक हैपोलिम का मेरे ख्याल से 12 है। इसी तरीके से ब्रांच कोड होगा 3 डिजिट का, और उसके बाद आपका अकाउंट नंबर होगा। तो आपको 4 चीज़ें चाहिए। तो ये सारे जैसे आप लोग डालेंगे, आप कितना अमाउंट डालना है वो डालिए, पर्पस डालिए, सारे डिटेल्स जैसे ही आपने डाल दिया, उसके बाद एक बार वेरीफाई करने के लिए आपको बोलेगा। जैसे ही आप लोग वेरीफाई कर लिया, ओके किया, इमीडिएटली पैसा चला जाएगा। अगर आपको मोबाइल से चलाना है तो मोबाइल से भी आप चला सकते हो, मोबाइल पे भी वेबसाइट आपको खुल जाएगा। लेकिन मोबाइल में ज़्यादातर टाइम आप लाइट वर्जन यूज़ कर सकते हो रेगुलर बेसिस पे चेक करने के लिए। आपका अलग से ऐप भी आता है, जैसे मेरा बैंक ऑफ हैपोलिम है तो बैंक ऑफ हैपोलिम का ऐप्स आता है, तो वो ऐप्स भी आप लोग डाउनलोड करके उसमें भी जा सकते हो। लेकिन ऐप्स में एक प्रॉब्लम है, ऐप्स हिब्रू में ही है, उसका कोई इंग्लिश वर्जन नहीं है, तो वो थोड़ा मुश्किल होता है कभी कभी। और डेस्कटॉप से जब जाओगे तो वो गूगल ट्रांसलेट आप लोग यूज़ कर सकते हो, वो रिलेटिवली आसान है यूज़ करना। अब बात करते हैं दोस्तों कि इजराइल के अंदर आप लोग करेंसी कैसे एक्सचेंज कर सकते हो। नॉर्मली क्या होता है, जब आप लोग फर्स्ट टाइम आते हो तो डॉलर लेके आते हो, क्योंकि आप इंडिया से जब आओगे तो सेकल्स वहाँ पे बहुत रेयरली मिलता है, तो आपका ज़्यादातर टाइम डॉलर लेके आना होता है। तो आप लोग डॉलर लेके जब आओगे, आप लोग तो एक तो एयरपोर्ट में आके आप लोग एक्सचेंज कर सकते हो, या डिफरेंट जो मेजर सिटीज़ है बहुत सारे दुकान आपको मिलेगा,
एक्सचेंज करके, तो उधर जाके भी आप लोग एक्सचेंज कर सकते हो। रेट थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, लेकिन आप लोग चेंज कर सकते हो। उधर आप लोग डॉलर दे के आप लोग शेकल्स ले सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों कि कैसे मनी विथड्रॉ करना है, बैंक से कैसे आपको पैसा उठाना है। तो ये सबसे आसान तरीका है, आप लोग ATM यूज़ कीजिए। जो आपका क्रेडिट कार्ड है, जो डेबिट कार्ड है, वो आप लोग यूज़ कर सकते हो। लेकिन इसमें एक चीज़ बता देता हूँ कि जिस बैंक में आपका खाता है आप उसी बैंक का ATM यूज़ कीजिए, तब आपका ट्रांजैक्शन जो है वो फ्री होगा, आपका विथड्रॉ फ्री में होगा। अगर मान लीजिए मेरा अकाउंट बैंक ऑफ हैपोलिम में है, तो मैं अगर बैंक ऑफ हैपोलिम का ATM से पैसा उठाऊंगा तो वो फ्री ऑफ चार्ज है, कोई पैसा नहीं लगता उसमें। लेकिन अगर मैं ल्यूमी बैंक का या डिस्काउंट बैंक का या किसी और बैंक का ATM यूज़ करूँगा तो उसमें चार्जेस कटता है। ये ATM से पैसा विथड्रॉ के दौरान एक और चीज़ आप लोग ध्यान रखना दोस्तों, मैं बता देता हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आप लोग ATM कार्ड डालोगे, उसके बाद पिन डालोगे, उसके बाद अमाउंट डालोगे कि कितना शेकल्स आपको उठाना है, तो उसमें वो ऑटोमेटिकली कुछ कॉम्बिनेशंस आपको दिखाएगा। मान लीजिए आप लोग 500 शेकल का डाला, तो उसमें दिखाएगा कि कॉम्बिनेशन है कि 200 शेकल्स का कितना है, 100 शेकल्स का कितना है, और 50 शेकल्स का कितना है, 20 शेकल्स का कितना है। तो वो लोग कॉम्बिनेशंस देगा। तो वो अगर कॉम्बिनेशंस आप लोग उठा लेते हो तो आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन मान लीजिए आप लोग अदर्स पे गए हो और वहाँ पे अपने तरीके से आप कॉम्बिनेशन चूज किए हो, तो उसमें पैसा लगेगा। अब दोस्तों बात करते हैं चेकबुक के बारे में। चेकबुक आपको ज़रूरत हो सकता है अगर आप एक स्टूडेंट हो और आप बाहर रूम रेंट करने के लिए जाते हो, तो नॉर्मली जो लैंडलॉर्ड होते हैं वो लोग चेक एक्सेप्ट करते हैं, तो पहले से आपको चेक देना पड़ता है। तो वो चेक अगर आपको लेना है बैंक से, तो आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, या तो कभी कभी बैंक में जाके भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तो उसके लिए आपको पे करना पड़ता है। नॉर्मली जो चेक्स है वो एक चेकबुक 25 पेजेस का और 50 पेजेस का होता है, और आपको पे करना पड़ता है 50 पेजेस के लिए आपको 15 से 20 शेकल्स, 15 से 20 शेकल आपको देना पड़ता है 2 चेकबुक के लिए। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपका अकाउंट में चेक डिपॉजिट कैसे करते हैं। तो उसमें सबसे आसान तरीका है, आपका जो बैंक का जो ऐप है वो ऐप ओपन कीजिए, उसमें चेक डिपॉजिट करके एक ऑप्शन होगा, उधर जाइए और आपको जो चेक मिला है उसका फ़ोटो खींच के वो अपलोड कर दीजिए। तो वो इमीडिएटली मतलब 5 मिनट के अंदर वो आपका बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा। ऐप्स नहीं है तो आप लोग लास्ट ऑप्शन है बैंक में जाके तो जमा कर ही सकते हो। बाकी ये जो मोबाइल ऐप वाला सिस्टम है ये मुझे बहुत कूल आइडिया लगा, ये बहुत मस्त है दोस्तों। अब बताते हैं दोस्तों कि आप लोग कैसे इजराइल से इंडिया पैसा भेज सकते हो। उसके लिए मोबाइल्स ऐप्स होता है, ऑनलाइन ऐप्स। एक तो हो गया नीमा, दूसरा हो गया रीवायर और तीसरा हो गया GMT। तो ये तीनों ऐप्स जो है मोस्टली कॉमन है। अगर आपको जानना है डिटेल्स के कैसे नीमा और रीवायर यूज़ करके इंडिया पैसा आप लोग भेज सकते हो, तो मैं एक ब्लॉग ऑलरेडी बना चुका हूँ, वो आप लोग जाके देख सकते हो। आप लोगों को पता चल जाएगा कि कैसे आप लोग इजराइल से इंडिया पैसा भेज सकते हो। तो ये था दोस्तों ओवरऑल इजराइल के जो बैंकिंग सिस्टम है और जो पेमेंट सिस्टम है इसके बारे में इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको और क्या जानना है। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, और हाँ, नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिए, ताकि जैसे ही मैं इजराइल से कुछ और नया ब्लॉग दूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उसको इमीडिएटली देख लो। बहुत जल्दी मिलेंगे दोस्तों किसी और एक इन्फॉर्मेटिव और नया ब्लॉग लेके। तब तक के लिए आप लोग सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए, शांत रहिए। बाय बाय दोस्तों।